आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन को बदनाम करने को लेकर दोस्तों एक और बड़ी साजिश रची गई है। इसकी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में आपको बताएंगे सिंगू बॉर्डर पर हुई हत्या के मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आई है। मोर्चा ने क्या कुछ कहा है, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलवंत सिंह की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर विस्तार में जानकारी दी गई है दोस्तों। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर की गई निर्मम हत्या के मामले को लेकर की गई है बड़ी गिरफ्तारी, इसकी भी अपडेट अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, आपको बताएंगे मंत्री का अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया है और इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं बड़ी साजिश रची जा रही है। इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट में बताएंगे आपको किसान नेता राकेश टिकैत, गुरुनाम सिंह चड़ूनी के साथ साथ योगेंद्र यादव ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बयान दिया है। इसी के साथ में चलेंगे दोस्तों एक और बड़ी जानकारी में आपको बताएंगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह को लेकर अस्पताल से बड़ी जानकारी सामने आई है। क्या कुछ बताया गया है मेडिकल रिपोर्ट में, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अभी तक मंत्री को अपने पद से नहीं हटाने और गिरफ्तार नहीं किए जाने के मामले को लेकर रेल रोको आंदोलन 18 तारीख को चालू होगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि आज किसानों की तरफ से पुतला फूंक कर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध जाहिर किया जाएगा। इसकी भी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों उपचुनाव से पहले बिहार में आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है। इसी के साथ में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की सियासत से क्या कुछ नई जानकारी सामने आई है, राजभर किसके साथ जा रहे हैं गठबंधन में, और AIMIM को एक और तगड़ा झटका राज्य के अंदर लगा है। इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी देश के किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हैं, एमएसपी पर कानून बनाने का समर्थन करते हैं, और दोस्तों लखीमपुर मामले में मंत्री की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सिंगू बॉर्डर पर हुई हत्या के संबंध में जानकारी दी गई है। दरअसल दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के संज्ञान में आया है कि सुबह सिंगू बॉर्डर पर मोर्चा में पंजाब के एक व्यक्ति लखबीर सिंह पुत्र दर्शन सिंह गांव चीमा कला थाना सराय अमानत खान जिला तरन तारण का अंग भंग करके हत्या कर दी गई है। यह घटना स्थल पर मौजूद निहंग समूह के द्वारा जिम्मेदारी ली गई है और कहा गया है कि उस व्यक्ति के द्वारा धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया गया था, बेअदबी की गई थी। दरअसल दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा आगे लिखता है कि खबर है कि मृतक उसी समूह के साथ पिछले कुछ दिनों से रह रहा था। संयुक्त किसान मोर्चा इस नृशंस हत्या की निंदा करता है और स्पष्ट कर देता है कि ये घटना दोनों पक्ष के बीच में जो हुई है, जिसमें एक तरफ निहंग समूह और दूसरी और मृतक है, उन दोनों का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ या प्रतीक की बेअदबी के खिलाफ है, लेकिन इस आधार पर भी किसी व्यक्ति या समूह को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि हत्या और बेअदबी के षड्यंत्र के खिलाफ जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। संयुक्त किसान मोर्चा भी कानून सम्मत कार्रवाई में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेगा। कुल मिलाकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि बलवीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर दर्शन पाल, गुरुनाम सिंह चड़ूनी, हनान मोहल्ला की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई है। दरअसल दोस्तों ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से मजदूरों और किसान दोनों की आवाज उठाई जा रही है। जय जवान जय किसान के साथ साथ किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और जिस तरीके से किसान आंदोलन काफी मजबूत है, जिसके कारण दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को कई सारे बड़े फैसले लेने पड़े हैं। यहाँ तक कि कई राज्यों के अंदर बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा है, चाहे करनाल का मामला हो या फिर लखीमपुर खीरी का। लेकिन दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा के इस बड़े आंदोलन, इस बड़े मोर्चे को बदनाम करने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में दोस्तों ये धार्मिक विवाद था जो संयुक्त किसान मोर्चा के मंच के आसपास हुआ, जिसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा पर सवाल खड़े कर दिए गए। लेकिन सवाल सबसे पहला ये उठना चाहिए कि जब संयुक्त किसान मोर्चा पहले दिन से ही लगातार इस आंदोलन को गैर धार्मिक बताते हुए उन सभी लोगों को इससे दूर रहने के लिए कह रहा है जो धार्मिक मानकर आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं, तो आखिर फिर क्यों इस तरह की चीजें चल रही है दोस्तों। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कई सारी गतिविधियों को लेकर पुलिस को जानकारी भी दी गई थी, लेकिन इतनी बर्बरता के साथ ये कांड किया गया है जिसको लेकर अब संयुक्त किसान मोर्चा पर कई सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका दूर दूर तक ऐसे किसी भी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों के साथ कोई लिंक नहीं है। आपको बताते चले कि आप लोग इसके पीछे क्या कुछ मानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, क्योंकि दोस्तों एक और लखीमपुर खीरी में मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से सीन क्रिएट किया गया, पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और दूसरी ओर मंत्री अभी भी गृह राज्य मंत्री के पद पर बैठा हुआ है, उसका इस्तीफा नहीं हुआ। तो क्या आप मानते हैं कि लखीमपुर मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसको लेकर किसानों का ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है कि इस पूरे मामले पर गंभीर साजिशें रची जा रही हो? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलवंत सिंह बोले, कहा निहंग सरदार ने की वारदात, वह जल्द ही समर्पण करेगा। दरअसल दोस्तों निहंग समूह की तरफ से इस पूरे मामले पर जिम्मेदारी ली गई थी, जिसके बाद पुलिस ने
ने गिरफ्तारी भी कर ली है और कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अब कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों देश के अंदर इतने सारे कानून हैं, किसी भी धर्म को चोट पहुंचाने का किसी और को कोई अधिकार नहीं है। और ऐसे में अगर ऐसा कोई करता है तो इसके लिए देश के अंदर बहुत से कानून है, लेकिन इस तरह से किसी की बर्बरतापूर्ण हत्या कर देना अपने आप में ही सभ्य समाज के अंदर एक क्रूर कृत्य माना जाएगा। और ऐसे में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर राकेश टिकैत की तरफ से भी जानकारी देते हुए पुलिस का सहयोग करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से अगर पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग चाहेगा तो हम पूरा सहयोग करेंगे। उस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए जिसने इतना बर्बरतापूर्ण कांड किया है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस पूरे मामले को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अन्य विपक्षी पार्टियों पर सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर किसान नेताओं पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। जबकि बीजेपी नेताओं को इस पूरे मामले पर अपनी सरकार, हरियाणा की सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि जल्द से जल्द इसकी जांच होनी चाहिए, सत्य सबके सामने आना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि हरियाणा पुलिस अपने काम को और तेज गति से करे। वहीं आपको बताते चले कि लखीमपुर खीरी मामले को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है। ना तो मंत्री का कोई इस्तीफा हुआ है, ना ही मंत्री की गिरफ्तारी की कोई तलवार लटकती दिखाई दे रही है। यानी एक बात तय है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले को भी दबाने के लिए तमाम प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि मंत्री खुद गृह राज्य मंत्री है। और ऐसे में किस तरह की निष्पक्ष जांच होगी, इसको लेकर सवाल सबके मन में है। और ऐसे में दोस्तों सिंगू बॉर्डर पर हुए इस कांड से कहीं न कहीं इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए एक षड्यंत्र के तौर पर देखा जा सकता है। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर भी लखीमपुर खीरी जैसा ही कांड देखने को मिला, जहां पर श्रद्धालु विजयदशमी का त्योहार मनाकर भीड़ बनाकर जा रहे थे, लेकिन पीछे से आती हुई गाड़ी ने सभी को कुचल दिया और कई लोगों के घायल होने और मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले पर 1 घंटे के अंदर ही पूरी जानकारी देते हुए बता दिया कि अपराधी 2 पकड़े गए हैं। उन दोनों के खिलाफ 302 और 304 का मुकदमा किया गया है। मध्य प्रदेश के दोनों आरोपी गांजा लेकर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे थे। इस पूरे मामले पर जांच जारी है और नशे की तस्करी में मध्य प्रदेश में इन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल दोस्तों ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि दोनों आरोपी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर इस तरह का कांड किया है। लखीमपुर खीरी जैसा माना जा सकता है कुछ मायनों में, क्योंकि किसानों की तरह ही श्रद्धालु विजयदशमी का त्योहार मनाकर शांतिपूर्ण तरीके से लौट रहे थे और पीछे से जैसे किसानों को गाड़ी ने रौंद दिया, वैसे ही श्रद्धालुओं को भी छत्तीसगढ़ के अंदर गाड़ी ने रौंद दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें घटना होने के बाद कई सारे अंतर है, जहां पर एक और लखीमपुर खीरी मामले में मंत्री और उसका बेटा दोनों के दोनों पूरे मामले को लेकर सवालों के घेरे में है, तो दूसरी ओर दोनों व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ के अंदर गाड़ी में बैठे हुए थे, जिनके पास ड्रग्स भी था, उन दोनों की गिरफ्तारी ऑन द स्पॉट कर ली गई और जितने भी मरीज हैं उन सभी को इलाज के लिए पहुंचाया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि सभी की हालत अब ठीक हो गई है। और लखीमपुर खीरी मामले में आपने देखा था कि बीजेपी और मुख्यमंत्री का क्या रवैया था। मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करता हुआ कोई पुलिस का महकमा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर जनता को रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या कदम उठाया गया है। यानी आफ्टर इंसिडेंट को लेकर 2 अलग अलग तरह की सरकारों के प्रॉम्प्ट एक्शन को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि छत्तीसगढ़ और लखीमपुर में कितना अंतर है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें फोटोग्राफर के साथ देश के स्वास्थ्य मंत्री, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत की जानकारी लेने के लिए पहुंच गए। सोशल मीडिया पर जब इसकी जानकारी मिली तो लोगों ने इस पूरे मामले पर मंत्री जी को जमकर ट्रोल किया है। दरअसल दोस्तों देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत अच्छी नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से अपने फोटोग्राफर को ले जाकर मनमोहन सिंह से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस तरह से तस्वीरें खिंचवाने के लिए अपने साथ में फोटोग्राफर को ले गए थे, जिसे लेकर लोगों ने सवाल खड़ा करते हुए मंत्री को जमकर ट्रोल किया है, क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री बीमार है और उनकी अपनी कोई प्राइवेसी है, जिसमें जाने से पहले उनको एक जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन मंत्री जी जो है हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री, वो इस तरह से फोटो खिंचवाने के लिए जा रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए, उनका सेहत का हाल जानने के लिए, जो अपने आप में शर्मनाक है दोस्तों। और हम भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्वस्थ होने की कामना करते हैं और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार को देश की अर्थव्यवस्था के बारे में उम्मीद करते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री आकर जानकारी देंगे। बीजेपी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार को बताएंगे कि उनकी इकोनॉमी की नीति कहां कमजोर चल रही है, क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा से इतिहास में जाने जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी देश को उनकी जरूरत भी है दोस्तों, उनके मार्गदर्शक की जरूरत है। जिस तरह से देश की इकोनॉमी का भट्टी बैठा हुआ है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दिखाए गए रास्तों पर चलकर अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक मजबूत किया जा सकता है। और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक बार फिर से स्वस्थ होकर लौटे और देश की सक्रिय राजनीति में मुख्य तौर पर हिस्सा बने। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें यूपी चुनाव में ममता बनर्जी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए ब्राह्मण चेहरे को जिम्मेदारी देने को लेकर रणनीति बना ली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीतकर मुख्यमंत्री बनी टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं। ममता अब
देश भर के अंदर अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है। त्रिपुरा और गोवा के अंदर अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए दिन रात काम भी किए जा रहे हैं। इस बीच दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने वाले ललितेशपति त्रिपाठी को पार्टी में आगे रखा जा सकता है। आपको बता दें कि टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है और इसके आप जल्दी नतीजे देखेंगे। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बोले, कहा लखीमपुर खीरी हिंसा से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। बीजेपी के नेता ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए अपने मंत्री का इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। मंत्री के बेटे की तथाकथित जांच चल रही है और मंत्री अपने पद पर है। एक बच्चा भी बता देगा कि किस तरह की जांच होगी बिना इन्फ्लुएंस के। जो दावे किए जा रहे हैं वो अपने आप में ही बेईमानी है, क्योंकि अपने बेटे को बचाने के लिए मंत्री कुछ नहीं करेंगे, ये अपने आप में ही मानना असंभव सा है। और आपको बताते चले कि लखीमपुर खीरी मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मानते हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन बीजेपी नेताओं का ये बयान अपने आप में एक तरह के गफलत में मगरूर होने का मौका बीजेपी को दे रहा है। जनता ये तय करेगी किस तरह से इसका करारा जवाब देना है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी को तगड़ा झटका देते हुए 5 पार्षदों को अपनी पार्टी में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने शामिल कराया है। दरअसल दोस्तों एनसीपी पार्टी ने गुरुवार को कहा कि पार्षद सैयद ताहिर हुसैन, शेख फयाज, इब्राहिम पटेल, शमसुद्दीन और इमरोज हाशमी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से मुलाकात करके एनसीपी में शामिल हो गए हैं। बताते चले कि अगले कुछ महीने में यूएमसी के चुनाव होने की संभावनाएं हैं। सभी दलों ने इसके लिए तैयारी पूरी तरह से आरंभ कर दिया है। परिषद में 44 सदस्य हैं, इसमें से 23 बीजेपी के हैं, 14 कांग्रेस पार्टी के और 7 एआईएमआईएम के हैं। एआईएमआईएम के जिला इकाई के अध्यक्ष रह चुके हुसैन ने कहा कि हम दूरदर्शी नेता शरद पवार के साथ नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जिसमें दोस्तों उपचुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल 17 को सलीम परवेज जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने जा रहे हैं। राजद के प्रदेश के उपाध्यक्ष और बिहार विधान परिषद के पूर्व उप सभापति सलीम परवेज का आरजेडी से मोह भंग हो गया है। उनकी घर वापसी होने वाली है, जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। सलीम परवेज 17 अक्टूबर को जेडीयू की सदस्यता लेंगे। सलीम परवेज आरजेडी में बड़ा मुस्लिम चेहरा माने जाते हैं। 23 अक्टूबर 2018 को उन्होंने जेडीयू छोड़कर आरजेडी की सदस्यता ले ली थी, लेकिन पूर्व सांसद मोहम्मद साबुद्दीन के निधन के बाद उन्होंने सम्मान की लड़ाई बताते हुए आरजेडी से अपना इस्तीफा दे दिया है और पार्टी के खिलाफ मोर्चा भी खोला है। एक और जानकारी की माने तो भागीदारी संकल्प मोर्चा में असदुद्दीन ओवैसी नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में भी कोई गुरेज नहीं है, ये कह रहे हैं ओपी राजभर। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम गाली गलौज करने के बाद आखिरकार राजभर एक बार फिर से बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को भागीदारी मोर्चा में शामिल नहीं करेंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक और जानकारी की माने तो आम आदमी पार्टी के संपर्क में बीजेपी कांग्रेस पार्टी के कई नेता हैं। कैरेक्टर, करप्शन और धर्म की भावना को देखकर ही एंट्री दी जाएगी। कर्नल जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री प्रत्याशी हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों आम आदमी पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव में उतर रही है उत्तराखंड के अंदर। आम आदमी पार्टी ने बहुत कम समय में उत्तराखंड के अंदर खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश करने के लिए जोरदार तैयारी कर रखी है। आम आदमी पार्टी ने बहुत तेजी से काम किया है। उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल ने सीएम के रूप में उनके दावेदारी को लेकर भी मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जनता तय करेगी किसको मुख्यमंत्री बनाना है। हमने तो एक अच्छा सा विकल्प जनता के बीच में रख दिया है। और एक और जानकारी की माने तो मोदी जी बधाई हो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत पिछड़ चुका है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान देश के अंदर भुखमरी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। दरअसल दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 2020 में 94 स्थान पर थे और अब 2021 में 101वें स्थान पर आ गए हैं। यानी हमारी स्थिति बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से पीछे हो गई है, जो अपने आप में ही सरकार की पॉलिसी पर सवाल खड़े करता है। जहां पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी दावे करते हैं कि उन्होंने गरीबों तक राशन पहुंचा दिया है, लेकिन इस तरह से भुखमरी को लेकर जो रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस पार्टी ने तीनों कृषि कानून बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू करा दिया। ओम प्रकाश चौटाला अपने क्षेत्र में जाकर जनता से मुलाकात कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो 17 अक्टूबर को बीएसपी का आगरा में शक्ति प्रदर्शन है। अपने उम्मीदवार के नाम को ऐलान करने के बाद खुले तौर पर एक चुनावी अभियान को तेज किया जाएगा। एक और अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए नेता बोले, कहा मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ इसलिए चैन से हूँ और मेरे पे छापे नहीं पड़ सकते हैं। आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं को अपने साथ में लाने का आरोप लगाया है। उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के घर पर 5वीं बार छापामारी का मुद्दा उठाते हुए ये बातें कही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्षवर्धन पाटिल ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला चर्चा में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्षवर्धन पाटिल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो चैन
चैन से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, किसी तरह के छापेमारी का कोई टेंशन नहीं है उनको। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में शामिल होने के बाद छापेमारी रुक जाती है, सम्मान मिलने लगता है और इसीलिए ज्यादातर नेता एजेंसियों के डर के कारण इधर से उधर चले जाते हैं और ज्यादातर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इसी के साथ में स्वास्थ्य आधार पर जमानत पर बाहर भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर के कबड्डी खेलने पर सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल दोस्तों भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव विस्फोट मामले में स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर बाहर है और यह दावा करते हुए अदालती सुनवाई में पेश होने से मना कर देती हैं, लेकिन वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाई देती हैं, कभी गरबा खेलते दिखाई देती हैं, कभी कबड्डी खेलते दिखाई देती हैं। यानी देश की सरकारों और देश के एजेंसी, देश के कोर्ट के साथ एक भद्दा मजाक किया जा रहा है और जैसे ही कोर्ट में पेशी का दौर आता है वैसे ही व्हील चेयर पर बैठकर नहीं चल पाने के दावे करते हुए कोर्ट के सामने दया याचिका मांगती दिखाई देती है। लेकिन इस तरह से इतने गंभीर मामले में, आतंकवादी गतिविधि मामले में केस चल रहा है, लेकिन इस तरह से बचने के तरीके ढूंढ रही हैं। और एक और अपडेट की माने तो खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कंप्यूटर बाबा फिर मैदान में आ गए। भारतीय जनता पार्टी के शासन राज्य में अत्याचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि संत समाज बीजेपी से नाराज है और इसीलिए संत समाज का प्रतिनिधित्व देने के लिए हम मैदान में कूदे हैं। और एक और अपडेट की माने तो अशोक चंद्रा ने बयान देते हुए कहा कि अगर बीजेपी होने वाले 2 उपचुनावों के अंदर एक भी सीट जीत जाएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इसी के साथ में दोस्तों महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी करते हुए केस दर्ज किया है और इस पूरे मामले पर केस दर्ज करते हुए इस मामले को और आगे ले जाएंगे, इस तरह की भी अपडेट है। टैक्स एजेंसी शुक्रवार को एक बयान में कहा कि 2 समूह के तकरीबन 184 करोड़ रुपए के बेहिसाब आय से जुड़े हुए मामले को लेकर छापेमारी कर रही है और इसीलिए एनसीपी परेशान है। उसके सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने पहले ही सपोर्ट करते हुए कहा कि इस तरह से राजनीतिक विद्वेष की भावना से ये कार्य किए जा रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि राकेश टिकैत की तरफ से एक और जानकारी जो आ रही है जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस अपना एक्शन लेगा, हम पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे, जांच करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने खुले तौर पर ये मांग की है। अब देखते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर किस तरह की जांच की जाती है। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। और ऐसे में दोस्तों अगर आप इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।